हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओलीबोर्ड। सो कंप्लीट इंश्योरेंस अवेयरनेस में ये है चैप्टर 5। सो अभी तक हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं, टाइप्स पढ़ चुके हैं और कैसे वो वर्क करता है इंश्योरेंस जो सेक्टर है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स क्या है, राइट, कि इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं उनके प्रिंसिपल वो हम सब पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। सो चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड सब प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सारे के सारे अच्छे से समझने हैं। मैंने विद एग्जांपल समझाया ताकि आपको अच्छे से वो क्या है चीज़ें क्लियर हो जाएं, राइट, क्योंकि रट्टा मारने से ये चीज़ें नहीं आती हैं, समझना पड़ता है। सो एंड इसी के बेसिस पे क्या है MCQs भी आते हैं। तो हमें अगर प्रिंसिपल्स अच्छे से पता ही नहीं होगा कि किस केस में कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है तो हमें कैसे हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे उन क्वेश्चंस को। सो उसके लिए आपको ये 7 प्रिंसिपल्स हैं, इनको अच्छे से समझना है। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड MCQ सेशन है, मैं अलग से लेके आऊँगी, राइट, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो एज यू नो इंश्योरेंस इज ए फॉर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने पहले बेसिक्स में बताया था कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और एक कस्टमर के बीच में। तो इंश्योरेंस जो हमें प्रोवाइड करते हैं उन्हें बोलते हैं इंश्योरर एंड हम कस्टमर्स क्या होते हैं, पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। तो फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड वैलिड देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल। तो हमें कुछ प्रिंसिपल है जो कि हमें क्या फॉलो करने होते हैं या जिनके बेसिस पे जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो वर्क करता है। सो प्रिंसिपल कौन कौन से है, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, एटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रोक्सीमेट कॉज। सो एक एक को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं विद एग्जाम्पल। सो फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। अब देखो नाम से आपको पता चला है लॉस मिनिमाइजेशन, यानी कि लॉस को मिनिमम करने का जो प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखिए पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। In principles of insurance, a principle of mitigation of loss is the fundamental principle. Under this principle, the insured must give his 100% to save his property and not just to sit and watch destruction of his property. All of his property is insured. His effort should be there to minimize the losses. देखो इसका मतलब है कि मान लीजिए आपने किसी अपने घर का इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, और बाई चांस घर में क्या है आग लग जाती है, तो आप इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आप आराम से बैठो कि जलने दो, मुझे इंश्योरेंस का पैसा तो मिल ही जाना है। नहीं, ये होता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी जो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है उसको सेव करना चाहिए, बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये करना चाहिए कि आपको लॉस मिनिमम हो, ठीक है, क्योंकि मिनिमम लॉस होगा तभी कंपनी को भी फायदा होगा। अगर आप ऐसे ही बैठे हो आराम से कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली कंपनी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये सोच के नहीं बैठा रहना चाहिए कि हमें तो इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा है, हमें हमारे 100% एफर्ट लगाने चाहिए प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, ठीक है। मान लो आग लग जाती है तो ऑब्वियसली हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह है, इसका मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि लॉस मिनिमम हो, हमें सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, इसका मतलब ये है। सो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया कि घर जल गया वगैरह, सेम एग्जाम्पल है। सो मान ले कोई विराट है किसी इंसान का नाम, उसने क्या है पॉलिसी ली है हाउस के लिए और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर ब्लास्ट हो, कैसी फायर लग गई तो उसका क्या है घर जल रहा है। तो उसको क्या करना है, उसकी ड्यूटी क्या होती है कि नियरेस्ट फायर स्टेशन में वो कांटेक्ट करे ताकि क्या है लॉस क्या है मिनिमाइज हो सके, ठीक है। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, ये नाम से पता चल रहा है आपको। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अच्छा है एक्चुअली। देखिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है, तो मतलब हम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं किसी चीज़ का, मतलब इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत क्या है। मान लीजिए घर है, हम उसका इंश्योरेंस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि वो जो मैटर है यानी कि वो जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एंड हमें उसके होने और नहीं होने दोनों चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये होता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि जो चीज़ का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसी के बेस पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी अच्छे से। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंश्योर्ड एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। ए पर्सन इज सेड टू हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन समथिंग कोई भी चीज़ हो सकती है, घर कार कुछ भी, दैट ही वुड हैव बेनिफिट फ्रॉम इट्स एग्जिस्टेंस एंड लॉस फ्रॉम इट्स डिस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली अगर हमारे पास कार है उसका हम इंश्योरेंस करा रहे हैं तो अगर वो है हमारे पास एग्जिस्टेंस से हमें बेनिफिट हो रहा है और अगर वो नहीं होती है तो हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जब हमारी कोई चीज़ का हमें लॉस होगा तभी तो हमें इंटरेस्ट आएगा कि हम इसमें जो इंश्योरेंस करवाएं,
ठीक है, ये इसका मतलब है। अब एग्जाम्पल से समझिए कि मान लो आपका नाम विजय है, कुछ भी है, किसी पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है। दो केस हो सकता है कि एक अपने फैमिली मेंबर्स के लिए लिए उसने, एक है कि अपनी नेबर्स के लिए। अब आप खुद ही सोचिए इसमें से उसको इंटरेस्ट किस में ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर फैमिली मेंबर के लिए ली है ऑब्वियसली, ठीक है, तो उनके होने नहीं होने से उसको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वो नहीं चाहता कि मेरे फैमिली मेंबर्स को कुछ हो, ठीक है, तो उसको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है उसकी वजह से। तो यही बस ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ठीक है, कि इंटरेस्ट क्या होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का। In case it's an insurable interest, he benefits from the good health and suffer a financial loss by way of hospital expenses if one of the family member falls ill, ठीक है। Hence he can buy the policy for his family member। समझ में आया, ठीक है। इट इज़ नॉट एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब मान लो हमारे पड़ोसी को कुछ होता है, हमें क्या पड़ी है उसके इंश्योरेंस कराने की या कुछ और, ठीक है, उसको लॉस हो रहा है तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, ठीक है। सो विजय कैन नॉट बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसका मतलब है कि इंश्योरेंस पॉलिसी हम उसी के लिए लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, ये जिसके होने नहीं होने से हमें बेनिफिट और लॉस हो रहा हो। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन क्या है डिस्क्लोजर कर देनी चाहिए, ठीक है। चाहे हम हैं या सामने वाली कंपनी है, दोनों का ये क्या बोलते हैं, ये ड्यूटी होती है दोनों की कि वो अपनी सारी चीज़ें बताए, ठीक है। इसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, मैं बताती हूँ आपको। द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ डिनोट्स ए पॉजिटिव ड्यूटी ऑफ द पर्सन सीकिंग इंश्योरेंस टू वॉलंटरी डिस्क्लोज एक्यूरेटली एंड फुली ऑल फैक्ट्स मटेरियल टू द रिस्क बीइंग प्रपोज्ड वेदर रिक्वेस्टेड और नॉट, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल समझिए आप कि कोई रोशन नाम का पर्सन है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। तो जब वो पॉलिसी ले रहा था, ठीक है, वो स्मोकर था, लेकिन उसने ये चीज़ बताई नहीं उसको, ठीक है, कि मैं स्मोक करता हूँ, चेन स्मोकर हूँ। ओबियसली अगर वो चेन स्मोकर है तो उसके डेथ के या कोई बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान होता है। तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कि सामने वाली कंपनी को नुकसान हो रहा हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि फेथ होना चाहिए दोनों में। तो अगर ऐसा कोई केस आता है और मान लीजिए कि उसे कैंसर हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, पे नहीं करेगी। वो बोल देगी कि इसने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, उसने रिवील ही नहीं किया, तो हम लायबल नहीं है पे करने के, ठीक है। तो फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी कि आप हर चीज़ें डिस्क्लोज करो। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। तो हम इसको एक लाइन में समझते हैं। इसका मतलब क्या है, यू गेट कंपनसेटेड फॉर वट यू लूज, नो मोर नो लेस। इसका मतलब है कि आपने इंश्योरेंस कराया है, ठीक है, तो आपने जो खोया है आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है, ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख की कराई है और आपको डैमेज 12 का हुआ है तो आप 12 लाख लोगे, नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी कवर के अंदर ही होनी चाहिए वो अमाउंट, एंड जितना हुआ उतना ही मिलेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगी आपको। द इंश्योरेंस कंपनी विल पे अप द अमाउंट टू द इंक्योर्ड लॉस और इंश्योर्ड अमाउंट एग्रीड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लेस, ठीक है। जैसे बोला कि लेस होना चाहिए, ये उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए कि आपने एक शॉप खरीदी है, ठीक है, यू बाय इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर शॉप। रिस्क क्या कितना है इसका, यानी कि कवर कितना है, 5 लाख, ठीक है। तो मान लीजिए आपके शॉप में क्या है, आग लग गई है और आपका 1 लाख का सामान जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको 1 लाख ही प्रोवाइड करेगी, वो आपको 5 लाख नहीं देगी, ठीक है। सो इन सच केस रिमेनिंग 4 लाख वुड बिकम योर प्रॉफिट। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप जो 4 लाख एक्स्ट्रा आप ले लोगे उनसे, नहीं नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है, प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं होती है। अब केस दूसरा ये तो हो गया कि हमारे इंश्योरेंस कवर से कम अमाउंट का हमें नुकसान हुआ है। दूसरा है कि हमारा इंश्योरेंस कवर 5 लाख का है और हमें नुकसान हो गया 6 लाख का। तो इस केस में जो कंपनी है वो आपको जितना आपका नुकसान हुआ है उतना पे नहीं करेगी, ठीक है। आपकी जो इंश्योरेंस कवर है उतना ही पे करेगी। आपने 5 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया था, ठीक है, तो 5 लाख आपको पे कर दिए जाएंगे। जो 1 लाख एक्स्ट्रा था वो आपको पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको जितना लॉस हुआ उतने ही पैसे मिलेंगे। शर्त यह है कि वो आपके इंश्योरेंस कवर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। सो अब देखिए, द टेकिंग ओवर द इंश्योर्ड राइट टू क्लेम द इंश्योरेंस बाय द इंश्योरर सो दैट ही और मे नॉट क्लेम द इंश्योरेंस प्रिंसिपल से, ठीक है। सब्रोगेशन का मतलब क्या है कि आप एक ही चीज़ के लिए 2 से 3 बार क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, मतलब किसी सामने वाले की कोई पर्सन था, उसकी गलती से आपका एक्सीडेंट हुआ, तो अब आप क्या, आपने कार का इंश्योरेंस कराया हो, ठीक है, आप क्या करोगे,
ऑब्वियसली इंश्योरेंस कराया इसीलिए जाता है कि काम आए वो। तो आप क्या करोगे कि इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर दोगे कि मेरे को इतना नुकसान हुआ है, आप मुझे पे कीजिए। इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देती है, और साथ साथ आप क्या है सामने वाले पे भी केस कर रहे हो जिसने आपका एक्सीडेंट किया है कि उसकी गलती है, और आप उससे भी पेमेंट ले रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक ही चीज़ के लिए आप दो दो या तीन तीन बार क्लेम नहीं कर सकते हो। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो वहाँ केस करेगी, वो लीगल एक्शन लेगी उस पर्सन के खिलाफ, यानी कि आप अपने राइट्स शिफ्ट कर रहे हो उनकी तरफ। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, वन फाइंड योर कार गॉट डैमेज आफ्टर ए रेकलेस ड्राइवर बम्प्ड इनटू योर कार। ठीक है, सो द थर्ड पार्टी वो हिट योर कार इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिज और हर फॉल्ट। मान लीजिए कि वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, डैमेज कार का। सो दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट वे द प्रोसेस ऑफ सब्रोगेशन स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या है, सब्रोगेशन प्रिंसिपल है जो वो यहाँ वर्क करता है। यू क्लेम योर इंश्योर्ड व्हीकल्स डैमेज कॉस्ट। ऑब्वियसली आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करोगे। एट द सेम टाइम यू ट्रांसफर द लीगल राइट टू रिकवर द कंपनसेशन अमाउंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी हु कोज्ड द डैमेज। तो इस केस में अब क्या होगा कि आप इंश्योरेंस कंपनी से अपना जो क्लेम करके अपना पैसा ले लोगे, ठीक है, लेकिन उसी टाइम जो राइट है लीगल एक्शन लेने का वो क्या है, इंश्योरेंस कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है। अब वो अपना पैसा, जो डैमेज का पैसा था, वो उस थर्ड पार्टी से वसूल करेगी जिसने ये एक्सीडेंट किया था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप इधर से भी ले रहे हो इधर से भी ले रहे हो। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, राइट। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कॉन्ट्रीब्यूशन से आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि कॉन्ट्रीब्यूट करना। मान लीजिए किसी पर्सन ने अपने घर के लिए घर का इंश्योरेंस दो अलग अलग कंपनीज में करवा रखा था। ठीक है, तो मान लो कुछ हो जाता है, लाइक भूकंप आ गया मान लो, ठीक है, तो उसके घर में क्या है, डैमेज हो गया, लॉस हुआ उसे, तो वो अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेगा। तो अब आपको क्या लगता है कि आपने दो जगह इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भी आपको पे करेगी और वो दोनों पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। या तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों कंपनीज की कि वो आपको आधा आधा पे करे, या जिसमें आपने प्रीमियम ज़्यादा पे किया है वो ज़्यादा पे करेगी। वो उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो आप दोनों से वो क्लेम नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये है। एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, वैसे मैंने बता ही दिया है, सेम एग्जाम्पल होगा उसमें। दिस प्रिंसिपल कम इन टू प्ले व्हेन ए सब्जेक्ट इंश्योर्ड मोर देन वन इंश्योरर। मतलब एक से ज़्यादा कंपनीज ने अगर उस सब्जेक्ट को इंश्योर किया हो। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट वन इंश्योर कैन आस्क द अदर इंश्योरर टू कंट्रीब्यूट देयर शेयर ऑफ कंपनसेशन। हाँ देखिए, ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपका घर था, राइट, ठीक है, आपने कंपनी बी है, कंपनी ए है, यहाँ से 5 लाख का लिया है, ठीक है, और यहाँ से 1 लाख का लिया है। ठीक है, सॉरी बाहर ही चला गया। ठीक है, मतलब 1 लाख का लिया है, छोटा आ नहीं रहा। ठीक है, तो अब इसका मतलब आपको डैमेज हो गया मान लो 6 लाख का। ठीक है, तो इसलिए आपको 5 लाख ही मिलेंगे। अब वही है कि अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी से आपने कितना लिया है। तो ये इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो कितना कितना पे करेंगे आपको। ठीक है, हो सकता है कि 5 लाख आपको पूरी ये कंपनी पे कर दे, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बच जाएगी। अब ये कंपनी इससे कंपनसेशन मांगेगी कि क्लेम में आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कितना भी हो आप अपने हिसाब से करेंगे वो, लेकिन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। सो यही है। इसके बाद एग्जांपल बता देती हूँ मैंने। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कोई प्रॉपर्टी है 5 लाख की, ठीक है, तो उसने इंश्योरेंस कंपनी ए से ले रखा है 3 लाख का, दूसरी से ले रखा है 1 लाख का। ठीक है, तो अब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लॉस हो गया मान लो 3 लाख का। तो मिस्टर कोहली है जो क्या क्लेम कर रहे हैं 3 लाख फ्रॉम कंपनी ए, बट आफ्टर दैट ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट बाय मेकिंग ए क्लेम फॉर कंपनी बी। अगर कंपनी ए ने उसको 3 लाख दे दिए तो अब कंपनी बी से वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। कंपनी ए क्या करेगी, कंपनी बी को क्लेम करेगी, ठीक है, कि इसमें हमें जो लॉस वैल्यू है उसमें क्या कंट्रीब्यूट कीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह ये प्रोसेस होती है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। ठीक है, प्रोक्सीमेट कॉज, प्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, नियरनेस और क्लोजनेस, यानी कि नज़दीकी बोल सकते हैं हम। तो दिस प्रिंसिपल कम इनटू प्ले व्हेन द लॉस इज द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर कॉजेज। मतलब जो लॉस, जो डैमेज, जो कुछ भी होगा एक से ज़्यादा कारणों से होता है। ठीक है, उस केस में ये प्रिंसिपल वर्क करता है। कंसेप्ट इज दैट द कॉज दैट इज क्लोजेस्ट इन इफेक्ट, मतलब जो क्लोजेस्ट जो होगा, ठीक है, जिसकी वजह से लॉस हुआ है,
ठीक है, वो ही माना जाएगा। ठीक है, वो जो रीज़न है वो माना जाएगा उसके लिए, और उसी के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसी के हिसाब से डिसाइड करेगी कि हम एक क्लेम क्या है पे करेंगी और नहीं। क्यों, कई बार क्या होता है कंपनीज मना कर देती है कि नहीं, जैसे ओ माई गॉड में आपने देखा था कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, हम पे नहीं करेंगे एंड ऑल। ठीक है, तो इन केसेस में ये काम आता है, ये प्रिंसिपल उस चीज़ के लिए है। सो अब देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, रमेश हैड टेकन एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उन्होंने। ठीक है, और उसमें क्या है, डेथ भी कवर्ड है, मतलब अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो भी कवर होगी उसमें। सो मान लीजिए कि वो वॉकिंग भाई कोई रोड पे जा रहा था वो, ठीक है, उसको किसी कार ने हिट कर दिया। उसके बाद क्या है, लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उस प्रॉब्लम क्या थी कि वो क्या वीक हार्ट पर्सन था, मतलब उसका दिल बहुत ही कमज़ोर था। वो इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। किस वजह से हुई, हार्ट फेलियर की वजह से। ठीक है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या है, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट करेगी, तो उनको पता चला कि हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई है, एक्सीडेंट से नहीं हुई है। तो इंश्योरेंस कंपनी इसमें क्या करेगी, मना कर सकती है कि नहीं, वो तो हार्ट अटैक की वजह से हुआ है और इसने जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो एक्सीडेंट वाली ले रखी है। तो इस केस में क्या होता है कि ऑब्वियसली अब फैमिली तो बोलेगी कि हाँ एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है एंड ऑल, तो वो क्या है, कोर्ट में जाता है केस। ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या होता है, जो कोर्ट रूल दैट इवन दो द इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ में भी कोलैप्स ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट अटैक कोज हो सकता है, इमीडिएट कोज क्या है, डेथ का हार्ट अटैक है, लेकिन ये हार्ट अटैक आया क्यों, से चलते चलते थोड़ी आया था, वजह क्या थी, एक्सीडेंट थी ना, एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हुआ ना उसको हार्ट अटैक। सो मेजर कॉज या जो क्लोज जो कारण था, ठीक है, प्रोक्सीमेट जो कॉज था वो क्या था, एक्सीडेंट था। ठीक है, तो इस केस में कंपनी को उनको जो पॉलिसी का पैसा है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएंगे। देखिए, अब ये चीज़ें हमें पता होगी ना, तभी हम इन चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं। सो वही है कि जब हम ऐसी चीज़ें इंश्योरेंस वगैरह लें तो हम अच्छे से चीज़ें पढ़ें कि इस चीज़ में, लाइक इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। राइट, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।